नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे देर रात लगी दो आग की घटनाओं की। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर झांसी की दिखा रहे हैं और जहां पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हाट मैदान में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में दमकल को सूचना दी गई। इसके पहले कि दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाती, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दूसरी घटना मथुरा की है, जहां पर मंडी चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सब्जी की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। लपटों को देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह दुकान किसी महिला की थी और उसके पड़ोसी पर की आग लगाने का शक जाहिर किया गया है। तो ये दो तस्वीरें, एक पहली तस्वीर आप झांसी की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर मथुरा की, कि किस तरीके से दोनों जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में फ्री में पेट्रोल भरवाने के लिए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तांडव किया और मैनेजर से मारपीट कर हवाई फायरिंग भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इसकी मदद से अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 3 बाइकों पर 6 बदमाश पंप पर आए और फ्री में पेट्रोल लेने की बात करते हैं और पेट्रोल न देने पर सेल्समैन से मारपीट करते हैं। साथ ही मैनेजर से लूट की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गार्ड ने इन बदमाशों से लोहा लिया, उनसे भिड़ गया, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आज हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा समय में इस समय मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और 3 मार्च 2020 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो आज सबकी नजर इस बात पर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का फैसला क्या आता है। लगातार लंबे वक्त तक सुनवाई के बाद आपको बता दें कि अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि आखिर शिक्षक भर्ती के मसले में कोर्ट फैसला क्या सुनाती है। लॉकडाउन 3 जारी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लोगों को राहत भी दी जा रही है। अब आज से ग्रीन जोन वाले शहरों में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भी केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से संचालित की जाएंगी। इन बसों में बस स्टाफ और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही यूपी परिवहन निगम ने बसों की निगरानी के लिए कोविड टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसके अलावा राजधानी में आज से निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए दी गई अनुमति के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पूरी तरह मानना होगा। उल्लंघन करने पर कर्मचारी, प्रबंधक और मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शबाब, आज से रोडवेज बसों का परिचालन भी शुरू होगा। 7 बजे से दफ्तर जो है निजी वो भी खुल जाएंगे। क्या अपडेट्स वहां से आपके पास हैं? देखिए, इसमें प्रमुखता अनुपम, ये जो ऑफिसेस खुलने की बात है वो ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही है, क्योंकि रेड जोन में बहुत ज़्यादा अभी भी एहतियात बरता जा रहा है और यही सिचुएशन बसों के संचालन में भी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए जो है वो बसों का संचालन है। ज़्यादातर ग्रीन जोन में ही बसों को संचालित किया जाएगा और अंतर जनपदीय बसों के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सैनिटाइजेशन और तमाम दूसरी व्यवस्थाओं को बसों के दौरान जो है वो नियमित रूप से किया जाएगा। बसों के चलने से पहले और बसों के आने के बाद, यानी कि सफ़र खत्म होने से पहले और सफ़र खत्म होने के बाद जो है वो बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। अंदर बैठे यात्रियों को सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक इसी तरह से जो है वो ऑफिसेज के लिए भी जो है वो बात कही जा रही है, क्योंकि 33% कर्मचारियों के साथ ही ऑफिसेज खुल पाएंगे। ये शर्त रखी गई है। सभी कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोशिश ये की जाए कि बाहर से जो आने वाले कर्मचारी हैं उनको न बुलाया जाए। इसके अलावा दफ्तरों में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रबंध हो। साथ ही साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हों वो ठीक तरीके से वहाँ पर नियम कानूनों का पालन करें। इन तमाम चीज़ों के साथ ताकीद साफ तौर से कर दी गई है। इसके अलावा कुछ छोटी इकाइयाँ भी जो हैं वो आज से खुल सकेंगी। 6 तरह की उद्योगों को खोले जाने की आज से अनुमति रहेगी, लेकिन यही नियम कानून वहां पर भी लागू रहेगा, जिसमें एल्युमिनियम का विनिर्माण है, ग्लास का विनिर्माण है, मोबाइल जहां बनते हैं, मोबाइल निर्माता जो फैक्ट्रियां हैं वो आज से खुल सकेंगी। तो यानी कि बहुत सारे उद्योगों को खोले जाने की अनुमति आज से है, लेकिन प्राथमिक तौर पर ग्रीन जोन में ही जो फैक्ट्रियां हैं उनको खोले जाने की अनुमति है। शबाब, आप नजर बना के रखिए, दिन भर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद शबाब बता रहे थे कि आज किस तरह से छूट दी गई है, रियायत है और रोडवेज की बसें
ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में वहां पर चलेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ उद्योगों को भी यहां पर खुलने के लिए छूट दी गई है कि जो भी उद्योग हैं छोटे वो वहां पर खुल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज सुबह 10:30 बजे लोक भवन में टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही सीएम कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और इलाज पर भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा सीएम खाद्यान्न वितरण लॉकडाउन तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई का अपडेट लेंगे। तो आज फिर आपको बता दें कि 10:30 बजे मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर यह चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए और प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ रोजगार पैदा करने और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए यूपी सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और औद्योगिक विकास मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। संस्था के बोर्ड में संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे। साथ ही वाणिज्यिक सेक्टर के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करना और नए निवेश पर फोकस करना होगा। कोरोना से जंग में योगी सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता के लिए आयुष कवच ऐप की शुरुआत कर दी है। ऐप लॉन्च करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ऐप हमें स्वस्थ रखने में बेहद सहायक होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप पर किसी भी बीमारी से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं। इस ऐप के माध्यम से आम जनमानस के बीच कई नुस्खे और तथ्यों को बेहद सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आयुष कवच के इस मोबाइल ऐप के लॉन्च करने पर हृदय से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं। आम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहजता के साथ उनकी उपलब्धता और सरल भाषा में उसे सबके सामने ले जाने का प्रयास। मंगलवार को पीएम मोदी ने कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ बैठक की और कोरोना मुद्दे पर इससे बचने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन और इसके परीक्षण को लेकर चर्चा की है। अभी देश में 30 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही ट्रायल स्टेज पर वैक्सीन आ सकती है। प्रयागराज से बड़ी खबर, कोरोना से पहली मौत हुई है। लुकरगंज निवासी आर्किटेक्ट वीरेंद्र सिंह की मौत हुई है। हाल ही में वीरेंद्र में कोरोना की पुष्टि हुई थी। कोविड-19 लेवल 3 एसआरएन अस्पताल में भर्ती थे। वीरेंद्र सिंह की पत्नी और 3 रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित हुए। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी घटना है क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऑरेंज जोन में प्रयागराज जिला था, लेकिन कल ही यहाँ पर 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कल देर रात एक कोरोना पॉजिटिव वीरेंद्र सिंह जो कि आर्किटेक्ट हैं, लोकरगंज निवासी हैं, उनकी मौत हो गई। देर शाम से उनको सांस लेने में दिक्कत थी, फेफड़े में संक्रमण था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। इसके बाद पहली मौत ये हुई है कोरोना से। और उनकी पत्नी और 3 रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित है। 3 रिश्तेदारों की कल ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इस तरह से प्रयागराज में अब तक 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें एक इंडोनेशियाई जमाती स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो चुका है, जबकि एक मौत हो गई और 13 एक्टिव मामले अभी भी प्रयागराज में हैं। और इसके साथ ही साथ 7 यहाँ पर हॉट स्पॉट अब तक बना दिए गए हैं। तो प्रयागराज भी अब कोरोना की दृष्टि से संवेदनशील होता जा रहा है और लोगों को लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करने की जरूरत है। और जो तमाम
कोरोना से बचाने के लिए जो भी उपाय हैं उनको करने की जरूरत है, ताकि प्रयागराज को बचाया जा सके और संक्रमण अब लोगों में फैलने न पाए। बिल्कुल सर्वेश, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश बता रहे थे कि लूकरगंज निवासी आर्किटेक्ट वीरेंद्र सिंह की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। इटाह में पीएससी में तैनात एक जवान की पत्नी की सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच के बाद महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि इसके पहले महिला के पति और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 52 साल की महिला टीबी से ग्रस्त थी और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। वहीं प्रशासन ने पीएससी जवान और उसके परिजनों को क्वारंटाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है। एटा में 63 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इनमें वे 3 लोग भी शामिल हैं जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। इनका बागवाला के कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि जिले को कोरोना फ्री जिला बनाया जा सके। सब नेगेटिव हैं और संतोष की बात यह है कि पूर्व में जिनकी 3 जो रिपोर्टें पॉजिटिव आई थी वो तीनों की तीनों रिपोर्ट इस बार जो है नेगेटिव आई हैं। अब 14 दिन उनको हो चुका है लगभग। अब फिर हम उनको फिर उनकी सैंपल भेजेंगे और लास्ट सैंपल अगर आ जाएगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर उसके बाद उनको हम छोड़ देंगे। लॉकडाउन में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर पैदल ही अपने घरों को निकल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर इन्हें पुलिस की प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ रहा है। हरियाणा से करीब 150 मजदूर पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन बरेली पहुंचने पर पुलिस ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। लेकिन मजदूर नहीं माने तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया, जिसके विरोध में मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में अधिकारियों ने जाम को खुलवाया। हमारी सीमा पे हम किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे जो मेन रोड है, जो हाईवे है, इस रोड पे तो हमारी पिकेट 24 घंटे काम कर रही है, राउंड द क्लॉक काम कर रही है। लेकिन ये लोग रेलवे लाइन के सहारे और अन्य गांव के किसी पगडंडी या किसी कच्चे रास्ते के आ रहे हैं, तो हम उनको रास्ते में ही यहीं पर बॉर्डर पे ही पकड़ के फिर यहीं पर। प्रवासी मजदूरों को लेकर जालंधर से डाल्टनगंज जा रही श्रमिक एक्सप्रेस देर रात मुरादाबाद पहुंची। इस ट्रेन में कुल 22 बोगियों में 1188 श्रमिक सवार थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर रेलवे के अधिकारियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और मजदूरों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया गया। सभी यात्रियों को उनकी सीट पर ही जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। स्काउट्स का इसमें अहम रोल था। अहम रोल क्या कहिए कि स्काउट की तरफ से ही ये आयोजन था। उन्होंने ये फूड पैकेट्स बनवाए थे, सारा पानी और स्नैक्स वगैरह सारे इंतजाम उनका था और हम लोगों ने उसमें सर्व करना और सहूलियत देने के लिए हम लोगों ने भी उसमें अपना हाथ बढ़ाया। सिटी से डाल्टनगंज के लिए ट्रेन थी, जिसमें टोटल 1175 पैसेंजर थे। उसमें सभी के लिए हम लोगों ने खाने और पीने की व्यवस्था किया। पानी हम लोगों ने सभी को दिया और खाने का सारा अरेंजमेंट था। उसके साथ साथ बिस्किट, चिप्स और भी जो बच्चे थे उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट किया गया। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन निकाह कराया गया। पूरे इलाके में इस निकाह की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि गंगोह इलाका हॉटस्पॉट होने के कारण सील है। इसी को देखते हुए गंगोह के खलील अहमद ने अपनी भतीजी का निकाह दिल्ली के हनीफ से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न कराया। परिजनों का कहना है कि बाकी की रस्में लॉकडाउन खुलने के बाद पूरी की जाएंगी। काशी विद्वत परिषद ने मंदिरालय खुलने पर सवाल खड़ा करते हुए मंदिरों को खोलने की मांग की है। इस रिपोर्ट को देखिए। शराब की दुकान खुलने पर सवाल। काशी विद्युत परिषद ने उठाया सवाल। मंदिरालय खुले तो देवालय बंद क्यों? सोमवार से शराब की बिक्री शुरू होने से शौकीनों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन अब सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर काशी विद्युत परिषद ने सवाल खड़े किए हैं। परिषद ने केंद्र और यूपी सरकार से सवाल किया है कि जब मंदिरालय खुल सकता है तो देवालय क्यों नहीं, जहां आत्मिक शांति मिलती है। मंदिरालयों से पहले देवालयों को खुलना चाहिए था। देखिए, अब मंदिरालय भी खुले हैं, ठीक है, वो भी जनमानस की मांग पर हुआ है और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के अगर खोला गया है तो हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन देवालय भी खोले, ये हमारा जरूर आग्रह है सरकार से। केंद्र सरकार और यूपी सरकार से अपील की गई है कि एक निश्चित समय तक के लिए प्रत्येक दिन मंदिर खुलना चाहिए।
शहर के मुख्य मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन और दुर्गा मंदिर के मुख्य द्वार खोले जाने चाहिए, जिससे भक्त दर्शन कर पाए। देवालयों में भी डिस्टेंस बना करके जिस प्रकार की समान दूरी और जो प्रशासनिक नियम है और जो स्वास्थ्य के दृष्टि से, स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्प की दृष्टि से जो नियम हो, उन नियमों को लागू करते हुए अगर 6 घंटा 8 घंटा देवालय भी खोले जाते तो निश्चित तौर पे जनता के अंदर एक आध्यात्म की भावना जागृत होती। जहां एक और देश में सब लॉकडाउन 3 का पालन कर रहे हैं, ऐसे में मंदिरालय खुलने के बाद देवालय खुलने की मांग ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। कोरोना का कहर सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, अब उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में भी कहर बरपाने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रीन जोन में कोरोना की एंट्री। सिद्धार्थ नगर में हुआ कोरोना विस्फोट। अमेठी कुशीनगर में भी कोरोना का अटैक। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। अब तक जो जिले राहत की सांस ले रहे थे, वो जिले भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना ने ग्रीन जोन्स पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अमेठी कुशीनगर में मिला कोरोना का पहला मरीज। सिद्धार्थ नगर में एक साथ मिले 10 कोरोना संक्रमित मरीज। सिद्धार्थ नगर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 12। गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी जिलों में पहुंचा कोरोना। अमेठी में जो महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, वो 1 मई की रात अपने 28 साथियों के साथ अजमेर से लौटी थी। जिला प्रशासन ने पहले से ही सबको अलग अलग क्वारंटाइन किया था, लेकिन जब सभी 28 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए तो उसमें 45 वर्षीय एक महिला में कोरोना संक्रमण की बात सामने आई। 28 लोग थे, उसमें से अभी सभी का सैंपल भी किया गया था, सभी को क्वारंटाइन भी किया गया है। सब जो लॉकडाउन खोला गया उसको बंद किया जाएगा। देखिए, जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है और अब चूँकि पहले हमारा जो ग्रीन जोन में था, अब ऑरेंज जोन में ये आ जाएगा, तो उसी हिसाब से जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। यहाँ 16 साल की किशोरी में कोरोना कंफर्म हुआ। इसके साथ ही जिले में हड़कंप मच गया। उम्र 16 साल की लड़की है। इनके पिताजी मनोज प्रजापति हैं। ये ढाड़ा खुर्द बिलवनिया थाना हाटा के निवासी है। ये दिनांक 1/5/2020 को कानपुर से अपने जीजा ट्रक ड्राइवर सोनू के साथ ट्रक से आई थी और हमने इसका रैंडम सैंपलिंग कराया, क्योंकि मैंने हर सीएससी को आदेशित कर रखा है कि जो लोग भी बाहर से आए उन लोगों की सैंपलिंग कराया जाए। इस रैंडम सैंपलिंग की जांच के बाद ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सिद्धार्थनगर यूपी के ग्रीन जिलों में शामिल था, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर पहुंचे, कोरोना के मामले निकलने शुरू हो गए। आज से पहले तक पूरे जिले में सिर्फ 2 कोरोना के केस थे, लेकिन मंगलवार को अचानक सिद्धार्थनगर में मानो कोरोना विस्फोट हो गया। ये सभी संक्रमित मरीज क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद गोरखपुर बस्ती मंडल के अब सभी जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।